हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण और थ्योरी बताने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद ही आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिसलाइक मत करना। ओके, देखो, देख रहे हैं इसमें। तो ये तुम्हारा पहले हमको जानना वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में जानना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, जो भी है तुम्हारा 3 हो गया, और तुम्हारा कड़ी 2 माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कड़ी भी हो सकता है। ये सब वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या क्या नहीं, खाली कड़ी में माइनस चीज हो तब वास्तविक संख्या नहीं रहेगा। बस वास्तविक संख्या कोई कहे वास्तविक संख्या है क्या नहीं, तो ये तुम्हारा यही है जो वास्तविक संख्या नहीं है। एक कड़ी में 5 -5 ये भी वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक, तो इसको तुम लोग जानना नहीं, इससे खाली प्रश्नावली में ये सब दिया नहीं है, 9 में पढ़े हो ऐसे ही। और इसमें प्राकृतिक संख्या भी बताया गया होगा 9 में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहीं तक, वो प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 कहीं तक। पूर्णांक क्या होता है? जैसे माइनस प्लस जीरो सब चीज होता है, वो पूर्णांक होता है। परमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में होता है, वो परमेय संख्या होता है। p/q के रूप में जो भी होता है वो परमेय संख्या होता है। q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ये तुम लोग पढ़े हो 9th में। हमको 10 का पढ़ाना है। 10 को देखो, इसमें पहले पढ़ना है यूक्लिड। यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, मतलब गणित जो सब लोग पढ़ाने वाले होते हैं, जो बहुत पहले के हैं गणितज्ञ होते हैं, वो है उनका नाम। विभाजन मतलब भाग दिया जाता है। प्रमेयिका मतलब एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसको दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो यूक्लिड मतलब तुम्हारा एक गणितज्ञ हो गया, विभाजन मतलब भाग हो गया, या भाग कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या, गणितज्ञ हो गए, गणितज्ञ गणितज्ञ हो गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा गणितज्ञ हो गए, ये गणितज्ञ, ये तुम्हारा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका पूछे कोई तो क्या बताओगे कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये तक जानना ही था, लेकिन थोड़ा बहुत जानो। देखो इसमें और क्या है, तो इसमें हम तुमको बताएंगे कि इस तरह का कोई फार्मूला होता है। अगर मानते तुमको इस तरह दे c बराबर BQ + R, ठीक है। c बराबर BQ + R, इसका मतलब ये है जो c है, c को हम कहेंगे, जिसमें भाग दिया तो क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जो b होता है, और जो q होता है, q का मतलब भागफल, और r मतलब शेषफल। शेषफल, ठीक। भाजक, भाज्य, ओ सॉरी, ये भाजक नहीं होता, ये भाज्य होता है। ये हो जाए भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक। तो इसको देखो, इसी तरह से हमको सवाल लगाना है, और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हल करना होगा। क्या देगा कि तुमको कि 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 3 संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जिसमें एल्गोरिदम का भी प्रयोग होना चाहिए, या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होना चाहिए। एल्गोरिदम का मतलब यही होता है, इसका प्रयोग, ये हमको जानना सबसे जरूरी है, ठीक। इसमें क्या है, यहाँ पर देखो डी, कभी कभी यहाँ डी दे देगा, देखो यहाँ बी की जगह डी भी देगा और बी भी देगा। तो यहाँ पर तुम्हारे बुक में जो दिया है डी दिया है, ठीक है। डी दिया है, फिर प्लस आर, ठीक। इसमें डी दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानो कि जो डी का मान होता है, डी, वो 0 से, आर का जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन
डी से हमेशा छोटा ही हाँ डी से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि जब भी संख्या में भाग किया जाएगा, दो संख्या से भाग किया जाएगा, तो शेषफल जो होगा तुम्हारा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जिससे हम भाग देते हैं, कभी भी संख्या किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा जिससे भाग दिया था उससे छोटा ही रहेगा शेषफल। ये सब लोग जानते हो। जैसे मान लो तुम्हारा 10 40 है और यहाँ मान लेते हैं तुम्हारा 4 है। अब इसमें भाग करना 4 से 40 में, तो देखो ये तुम्हारा डी है, ये समझो डी है। डी से भाग करना तो कितने बार हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, यहाँ घटा दोगे एक 0 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ 4 एकम 4 हो गया, फिर 0 उतार छोड़ दो। 0 उतारने के बाद कोई भाग ही नहीं जाएगा, कट गया पूरा, तो 0 यहाँ बढ़ा दो। इसका मतलब जो यहाँ पर है ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डी से छोटा रहेगा। ठीक, तो इसके बारे में ही इतना ही था। और भी देखो कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। इसमें एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या है कि 4052 मतलब 4052 और 12576 कह रहा कि 4052 हो गया, 12576 हो गया। तो इसका एचसीएफ निकालने से लोग 6 7 8 9 10 9 में भी जाने होंगे, 9 में नहीं 8 तक जाने ही गए होंगे। तो एचसीएफ सेम एचसीएफ की तरह निकालना है, बस केवल इसका एल्गोरिदम लिखना जरूरी है। बस इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाग करते जाओ, यहाँ पर हम भाग करते थे फिर एल्गोरिदम लिख के दिखा देते हैं। तो भाग कैसे करना, जो छोटा है उसी में भाग करेंगे, जो छोटा है बड़े वाले में भाग करेंगे छोटे वाले से, अर्थात ये वाला तुम्हारा बड़ा है इसमें भाग करेंगे। भाग करने सबको आता है। तो 40 और 52 है, 40 और 52 से अगर इसमें भाग करोगे तो देखो कितने बार जा सकता है। हम इसके बाद इसमें हम 3 बार ले जाने का प्रयास करते हैं, 3 बार हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 4 अंक देख के भाग ले जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4052, यहाँ पर 1257, इसलिए कम, इसलिए 5 अंक ले लिया जाएगा, इसलिए हम 3 बार लेने का प्रयास करते हैं। तो 3 का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 सुनो सुनो मतलब 15 ही रहेगा, 3 चौक को 12 हो गया। अब घटाने सबको आता है, तो घटाने के सबको आता है, तो यहाँ 6 में 6 जा 0, 7 में से 5 जा 2 और 5 में से 1 जा 4 हो गया। तो अब ये तुम्हारा एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, देखो एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम इसमें कैसे लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिथम भी कहते हैं, एल्गोरिथम ऐसे, ठीक है, एल्गोरिथम। तो यहाँ पर देखो भाग एक बार कर लेना, तो ये तुम्हारा जब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, शेषफल जब बच जाएगा, यहाँ देखो शेषफल बच गया ने, यहाँ पर हमको यही एल्गोरिथम कैसे लिखना है, इसको पहले उतार लेंगे, ठीक है, बीच वाला उतारेंगे इस तरह से, 76 जो भाज्य है, ठीक है, भाज्य को उतार लेंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आते ये लिख लिया करो, C बराबर होता है DQ प्लस R होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसको लिख देंगे, जो R का मान होगा बराबर होगा बड़ा होगा, R का मान जो होगा बराबर होगा बड़ा होगा किससे, 0 से, और D के मान से छोटा रहेगा, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम यही लिखते हैं 1257 6 बराबर क्या लिखेंगे, पहले हमको भाजक लिखना है, तो भाजक क्या, 4052 फिर गुणे भागफल कितना है, भागफल कितने बार गया, ये जो तुम्हारा Q का मान है, अर्थात Q प्लस R कितना आया है, 420। अब यहाँ पर शेषफल अभी 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है। यहाँ पर देखो एचसीएफ ज्ञात करना, ध्यान देना, एचसीएफ ज्ञात करना इन सभी का, ठीक। तो इसका 420 शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब R जो है नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। फिर अगला, फिर अब ये 0 हटा के फिर भाग करते हैं। चलो अब इससे भाग करें, क्योंकि इससे भाग भी हल करना है, इसको यहाँ उतारते हैं, उतर गया, 4052 हो गया। 4052 में अब 420 से भाग करना है, 420 से 4052 में भाग करोगे तो 9 बार जाएगा, हो सकता है 9 बार ले जाते हैं, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18,
9 चौको 36, 36 और 1 37 हो गया। अब फिर घटाएंगे, इसको घटाएंगे 2 हो गया। यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 में से 2 7 जाएगा तो बचेगा कितना? 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 0। ठीक, अब फिर यहाँ पर वही चीज एकदम सेम ऐसा ही लिखेंगे। अब इसको देखो, यहाँ पर इसका काम खत्म, इसको लिखेंगे अब। ठीक है, तो लिखेंगे 40 52 बराबर हो जाएगा 420 गुणे तुम्हारा हो जाएगा 9 प्लस 272। ठीक, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया ना, देख लो। फिर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर इसको भाग में करो। अब इसको यहाँ उठा कर दो, 420 में भाग करो इससे। तो इसमें ये 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 वाले जाएंगे 400 कुछ हो जाएगा, 500 लगभग पहुंच जाएगा, इसलिए एक ही वाले जाते हैं। तो हो जाएगा 272। घटाएंगे, यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 2 जा 8, यहाँ 11, यहाँ सुधार लेंगे 11, 11 में से 7 जा 7 4 11। फिर इसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जा 1। ठीक है, हो गया इतना 48, 148 हो गया। अब फिर भी अभी शेषफल 0 नहीं आया, ध्यान से देखते जाओ, अभी शेषफल 0 नहीं है। तो फिर वही काम करेंगे, अब इसको 420 लिखेंगे। 420 बराबर हो जाएगा 272 गुणे 1 प्लस 148। ठीक, अब फिर इसको भाग में करते हैं। अब इसको यहाँ उतारते हैं, 272 उतर गया। अब देखते कितने बार जाएगा। अगर 2 बार ले जाते हैं तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार यहाँ पर भी जाएगा। तो हो जाएगा 148। फिर घटाएंगे 12 में से 8 जाए 4, या 6 में से 2 जाए तो हो जाएगा तुम्हारा 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 124। फिर वही क्रिया लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। अभी भी यहाँ पर भी देखो नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी काम देखिए आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 शेषफल नहीं, मतलब शेषफल 0 नहीं आता, तब तक हम इसे डिवाइडेड करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर अभी हमको इसमें भाग करना है 124 में। 124 से भाग करेंगे किससे, किसमें? 148 में। देखते हैं, अभी 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार फिर जाएगा। तो एक बार फिर ले जाओ, 124 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 4, यहाँ हो जाएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा। फिर वही क्रिया हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। तो होगा क्या तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा 148 बराबर 124 प्लस गुणे 1 प्लस 24, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर इसको भाग करते हैं किसमें, 124 में। तो भाग करके देखना 24 से, तो 24 का ऐसा गुणा करना ताकि 124 आ जाए। 24 से भाग करना, 124 में आना चाहिए। तो देखो कैसे भाग करने पे आना चाहिए, कैसे आएगा। तो अब भाग देना सबको आता है, देखते हैं हम कितने बार जाता है। जैसे अभी 3 बार देखते हैं, 24 से गुणे भाग करने मतलब गुणा कर लिया, अगर नहीं समझ में आता तो। जैसे अब यहाँ पर गुणा करना, 4 से 4 चौक को 16, 4 दूनी 8 9 96 हो गया। फिर 24 में गुणा कर लो 5 से, तो 5 चौक को 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11 होगा 110। ठीक, इसका मतलब 24 से और अधिक नहीं जा सकता। ठीक न, तो अब यहाँ पर हम कितने वाले जाएंगे, 5 बार। तो हो जाएगा तुम्हारा 110। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 1, मतलब घट जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक न, तो अब यहाँ पर फिर वही चीज लिखेंगे, हो जाएगा तुम्हारा 148 नहीं 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 14। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, ध्यान से देखो, शेषफल 0 नहीं है। फिर इसके बाद अब भाग करते हैं फिर इसी में। इसको हम यहाँ लिख दे, क्योंकि वहां दिखाई नहीं देगा, हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, भाग करेंगे किससे, 24 में। फिर भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 14 कम 14 ही जाएगा, 2 बार तो ले जा नहीं सकते, इसलिए 14 इसी इतना ही बार ले जाएंगे। तो घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। फिर इसका मतलब फिर वही शेषफल 0 नहीं आया, तो लिखेंगे 24 बराबर
14 गुणे 1 प्लस 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके भाग कर दो, यहाँ पर 14 में भाग करो। एक बार जाएगा 10 आ गया, 4 हो गया। ठीक, फिर शेषफल 0 नहीं आया, ध्यान से देखते रहो। यहाँ हो गया तुम्हारा, हो जाएगा 14 बराबर 10 गुणे 1 प्लस 4, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बाद भाग करो, अभी इसमें भाग करो 10 में, देखते हैं कितने बार जाए। 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर अभी शेषफल नहीं 0 आया है, तो हो गया 10 बराबर 4 गुणे 1, 2 गुणे 2 रहेगा, प्लस 2 शेषफल भी है, काम आ रहा आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। अब इसको भाग करना किसमें, 4 में। तो भाग करोगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 अर्थात यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 अर्थात शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 0, आर बराबर 0 हो गया। अब आर बराबर देखो यहाँ 0 आ गया है, जब आर बराबर 0 हो जाएगा तब ये जान जाना कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, जिससे हम भाग करते हैं लास्ट में वही तुम्हारा एचसीएफ होगा, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो गया तुम्हारा 2। ये आंसर है। ठीक, इसी तरह से हमको यूक्लिड विधान का प्रयोग करके हल करना है। ठीक, अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को तो इसको हम ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, अपना समझ लेना। यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 8 से घटाने तुम्हारा 4 आया था ना, 10 से भाग करने पे यहाँ आया था घटाने पे कितना, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक, अब 4 से भाग करोगे तुम किसमें, 10 में, तो कितने बार जाएगा, 2 बार ने, तो 8 हो गया, घटाने पे 2 आ जाएगा। फिर भाग कर देना 4 में, तो आ जाएगा तुम्हारा 2 बार जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 अर्थात होगा 0। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसलिए हम यहाँ ऊपर लगा दिए। ठीक, तो अब इसको समझ लेना, सब थ्योरी यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका जो है एल्गोरिदम ऐसे लिखा जाता है, जब कितनों भी बड़ी भाग दिया जाए ऐसे ही लिख देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अगला एग्जाम्पल ये है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, पहला जो दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको समझ लेना है। दर्शाइए, कह रहा दर्शाइए कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। ओके, देखो तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा सिद्ध करना है, तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, तो इसको कोशिश करना कैसे हल करना है। जब सिद्ध करने वाली बात आए ना, पहले दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का
होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ये दर्शाना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सम और विषम दोनों कह दिया ने। अगर सम कहता, देखो यहाँ प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम और विषम दोनों का है, तो हम क्या खाली मान लेते हैं माना हुआ धनात्मक पूर्णांक क्या है ये, या हम यहाँ पर मान के लगाएंगे। कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल हमेशा मानेंगे कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 2। ये b बराबर 2 कहां से आ गया? तुम्हारा इसमें दो चीज दिया रहेगा, देखो 2q दिया है, 2q प्लस 1, इस तरह के जो सवाल दिया रहेगा तो पहले ही मान, कुछ भी मत सोचना, पहले मान लेना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। 2 क्यों, कहां से? ये जो इसके आगे रहेगा, जो भी यहाँ पर दिया या इस तरह दिया रहेगा, तभी इसके आगे वाला q के पास जो रहेगा उसी को हम 2 मानेंगे। ठीक, तो हमेशा हम क्या मानेंगे, उसके आगे वाला जो रहेगा उसको 2 मानेंगे। यहाँ पर जैसे इस तरह है 2, ठीक है ना। हमको इस तरह से मान लेना है, तो मान लिया हमने। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम b से भाग करेंगे a में। किससे भाग करेंगे? b से भाग करते हैं a में, तो भाग कितने बार जाएगा? b से भाग करेंगे a में, तो भाग कितने बार जाएगा? तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो हमको तो मालूम नहीं, b तो कोई संख्या है नहीं कि हम भाग कर रहे हैं, ये भी तो कोई संख्या नहीं मालूम है। जब ये संख्या नहीं मालूम होता है तो मान लेते हैं q बार जाएगा। कितने बार जाएगा? q बार। जब q बार जाएगा तो यहाँ पर तो जब भाग करोगे तो ये भी नहीं मालूम क्या आएगा यहाँ पर भाग करने पर। यहाँ पर क्या आएगा हमको नहीं मालूम ने। जब डैश डैश करते हैं, यहाँ पर घटाने पर शेषफल r आ गया। शेषफल क्या आया? r। शेषफल कितना आएगा? r। r जो होगा b के मान से कम रहेगा। b का मान कितना है? 2 है। b का मान देखो, ध्यान से देख लो, 2 है। b का मान 2 है, अर्थात जो r का मान होगा उससे छोटा ही होगा, अर्थात 0 भी होगा और 1 होगा, और उसके अलावा नहीं होगा। शेषफल इतना ही आ सकता है, ठीक है। तो शेषफल तुम्हारा 0 और 1 आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम ठीक है, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में तुम लोग लिखवाया गया था कि c बराबर होता है dq प्लस r होता है, लेकिन 0 जो होता है r से r के बराबर, r से छोटा, और लेकिन d से क्या होता है? हमेशा छोटा। लेकिन यहाँ पर अब क्या लेना है, d नहीं लेना, d की जगह क्या लेना है? b लेना है, ठीक है। वहां पर हम बताए थे। अब यहाँ पर d की जगह क्या लेंगे? b लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर b का मान क्या है? 2, तो इसलिए अब हम यहाँ पर b का मान b ना रख के क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब हमको इस तरह से, और यहाँ c जो लिखा गया है, c की जगह हमने वहां पर c लिखे थे, लेकिन अब किसमें भाग दिया जा रहा है? a में, तो यहाँ हो जाएगा a। बस इतना ही सोचना, कुछ भी नहीं करना। हम जितना भी लिख दिए थे उसको लिखना नहीं है, क्योंकि तुम लोग समझा रहे कि उस तरह अगर रहेगा, उस तरह था, लेकिन हमको इस तरह लिखना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ b का मान अगर 2, यहाँ पर कितना है? b मान यहाँ है ना, यहाँ पर नहीं लिखना चाहते 2 लिख दो बस। अब r का मान क्या लिखना? r बराबर हो जाएगा 0 1। ठीक, इतना ही। r का मान यहाँ निकला है, r का मान यहाँ रखने पर तो किसमें रखेंगे r का मान? देखो इसमें रखेंगे, इस वाले में। तो a बराबर क्या हो जाएगा, एक बार क्या रखेंगे? r बराबर 0 रखते हैं, देखते क्या आता है। एक बार r बराबर कितना रखेंगे? 0। तो a बराबर क्या होगा? b और q प्लस r का मान कितना है? यहाँ देखो b का मान कितना है? 2 ने, तो यहाँ रख देंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। b का मान यहाँ 2 है ना, देखो यहाँ पर भी 2 लिखा गया है, तो 2 हो जाएगा। और r का मान 0 माना, 0 हो गया, अर्थात ये बराबर हो जाएगा 2q। ठीक, ये बराबर क्या होगा? 2q। अब इसके बाद r का मान हम 0 1 रखते हैं, क्या आता है? r का मान 1 रख दिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। अब तो इसको हम जोड़ भी तो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे q जुड़ा है, तो जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, इसलिए इतना ही तुम्हारा संख्या रहेगा। ठीक, क्योंकि आप जो भी संख्या लोगे, अर्थात हम लिखेंगे अतः a के सभी मान 2q प्लस 1
हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें कैसे सम विषम समझेंगे? अरे यहाँ पर अगर जैसे 2q है ना, q का मान अगर 1 होगा, जैसे हमारे 2q का मान 1 हुआ तो हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 1 अर्थात हो जाएगा 2 होगा। सम हुआ कि नहीं? अगर मान अगर 2 का मान q का मान 2 होता है तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 होगा, ये भी सम है। 2 का मान अगर 3 है, q का मान अगर 3 है तो यहाँ 3 3 दूनी 6, ये भी सम है। q का मान अगर 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8, ये भी सम है कि नहीं सम? तो इसलिए अब यहाँ 2q सम हो गया। क्या हो गया? सम। लेकिन 2q1 ये भी सम है, इसको भी इस तरह देखेंगे। यहाँ मान लेते हैं q का मान 1 है, q का मान 1 है तो 2 गुणे 1 प्लस 1 अर्थात 2 कम 2 प्लस 1 अर्थात हो जाएगा 3, ये भी सम है कि नहीं? अगर मान लेते 2 का मान q का मान 1 है, 2 है तो यहाँ पर होगा 0 प्लस 1 2 दिन 4 प्लस 1 अर्थात हो गया 5। इस तरह से विषम है। देखो 3 5 इस तरह जब भी मान रखोगे इसमें तो विषम संख्या आएगी। इसलिए अतः इसलिए बस यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 2q सम धनात्मक तथा 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा या हो सकता है। ठीक, बस इतना ही। ये तुम्हारा एल्गोरिदम की प्रयोग मतलब दूसरा वाला तुम्हारा प्रश्न जो है एग्जाम्पल वो समाप्त हो गया। ठीक, ऐसे ही लगा लेना। पहले क्या करना, जब इस तरह सवाल देगा पहले यहाँ पर ध्यान देना दोनों चीज दिया क्या, सम विषम दोनों दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के लिए हम खाली इस तरह मानेंगे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर, जान ही गए हो क्या होगा, बी से भाग करना। यहाँ पर बी से भाग करो, कितना बार शेष पर जाएगा, कितना बार भाग आएगा कि हमेशा बी का मान जो है उससे कम ही शेष पर रहेगा। 2 है तो यहाँ 2 0 1 होगा, 3 है तो 0 1 2 3 0 1 2 रहेगा, 4 है तो 0 1 2 3 इस तरह रहेगा। भाग करके अपना देख लेना, यहाँ पर एल्गोरिदम का प्रयोग कर देना, यहाँ पर सभी मान रख के अपना हल कर लेना। बस ज्यादा कुछ नहीं है, एक आध दो बार प्रश्नावली लगाओगे बस यही लिखना ही है और कुछ लिखना भी नहीं है इसमें। देखो अगला जो है इसमें क्या है, अगला क्या है देखते हैं इसमें। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल यही है कि दर्शाइए कि, पहला जो तीसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 मतलब 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है, के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। ओके, एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। मैंने बता दिया कि सम विषम अगर दे देता है तो हम दोनों में केवल धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, लेकिन यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, जैसे जब भी मानेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक अगर दिया रहेगा तो सम पूर्णांक मानेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान रहे हो यहाँ पर जैसे माना है जब कोई चीज, लेकिन नहीं मान रहे हो, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, एक कोई विषम पूर्णांक था ने, ये कोई धनात्मक पूर्णांक था माना था, लेकिन यहाँ पर एक ही विषम पूर्णांक खाली, इसलिए विषम पूर्णांक मानेंगे।
वहां पर दोनों था, इसलिए हमने क्या माना, केवल धनात्मक पूर्णांक माने थे। ठीक, लेकिन इस तरह विषम और सम करके दिया रहेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे, या तो विषम या तो सम। तो यहां मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और b बराबर कितना होगा, सब लोग देख के बता सकते हो b बराबर कितना होगा। देखो यहाँ कितना है, 4 ने, यहाँ 4 कर दो तुरंत, b बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर भाग उसी तरह करना जैसे बताया था ने, b से भाग करना है a में, हो गया। भाग जाएगा नहीं मालूम तो कितने बार जाएगा, q बार। ठीक, डैश डैश, ये भी नहीं मालूम कितना शेषफल आएगा, मान लेते r आएगा। अब b का मान 4 है तो 4 से छोटा ही आएगा, इसका मतलब b का जो r का मान होगा 0 1 2 3 तक आएगा, ठीक ना। इससे तो बड़ा आएगा नहीं, तो सब वही चीज करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, अपना लिख लेना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब यहाँ पर लिखेंगे, बताया था कि अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि बी तुम्हारा a बराबर लिखेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक, 0 से बड़ा छोटा, 0 से बड़ा बराबर r का मान, लेकिन b से छोटा ही रहेगा। ठीक, अर्थात ये b का मान देखो, a बराबर इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा b का मान 4 है, q का मान तो पता नहीं, r का मान भी नहीं पता है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा बराबर r का मान, लेकिन 4 से छोटा। ठीक, सेम वही क्रिया करेंगे, हम क्या करते हैं, r बराबर 0 1 2 3 रखने पर सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है, रखने पर 0 1 2 3 रखने पर। तो देखो यहाँ पर कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम जैसे उसमें किए थे इसमें रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे r का मान 0 रखने, क्या रखने पर, 0 रखने पर। ठीक, तो हो जाएगा r बराबर 4 क्यू प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात r बराबर हो जाएगा 4 क्यू। ठीक, फिर इसी तरह से r बराबर तुम्हारा 1 रखने पर तो हो जाएगा तुम्हारा a बराबर, यहाँ पर r बराबर नहीं रहेगा, ध्यान देना, यहाँ a बराबर रहेगा। ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 1 तो हम जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। अब इसके बाद r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक, तो हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 क्यू प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी नहीं रख सकते। ठीक, इसको कॉमन करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 क्यू प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। फिर आर बराबर 3 रखने पर 3 रख देते हैं, तो हो जाएगा ए बराबर 4 क्यू प्लस 3। ठीक, तो ए तुम्हारा हो गया इस तरह से, अब इसमें कोई काम मिलेगा ही नहीं। अब इसमें क्या करना, तो लिखेंगे ए के सभी मान, ए के सभी मान 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू क्या हो गया, 4 क्यू प्लस 2 या 4 क्यू प्लस 3 होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना, यहाँ पर माना गया कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप में होगा, ठीक है। हमने तो एक मान लिया कि विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर देखो सम आ रहा है, क्योंकि हमने क्या माना, ए के सभी मान तो हो गए, लेकिन ए 4 क्यू और है, देखो 4 क्यू प्लस 2, ए विषम है कि सम, तुमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने माना कि, चूंकि यहाँ लिख सकते, चूंकि ए विषम पूर्णांक है, इसलिए जो सभी मान होगा
तो विषम, देखो ए विषम पूर्णांक है, इसलिए जब ए विषम पूर्णांक है तो विषम वाला ही हमको सिद्ध करना है। तो क्या क्या विषम होता है, इसलिए जो संख्याएं, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगे तुम्हारे, इसलिए लिखेंगे 4q+1 या ए लिख देंगे। इसलिए ए के सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का हो सकता है, या होगा लिख देना, तभी कोई बात नहीं। ठीक, तो ए के सभी मान देखो ए के सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होगा। ये देखो 4q और 4q+2 ये सम पूर्णांक, इसलिए हम इसको इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा, इसका भी सिद्ध, ये भी सिद्ध हो गया। अगला एग्जाम्पल और एक है, देख लेते हैं। तीसरा हो गया एग्जाम्पल। चौथा देखते हैं। अब इस तरह था, अगर क्वेश्चन लगाओगे प्रश्नावली का तो हो सकता है लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो कह रहा है, चौथा क्या है, चौथा कुछ नहीं है, इसमें तुम लोग खाली देखना क्या है। ये कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है। काजू कितना है, 420। ठीक है, हाँ, काजू की बर्फियां हैं, काजू की बर्फियां कितना है, 420। ठीक है, काजू की बर्फियां 420 है, और 130 बादाम की बर्फियां कितनी है, बादाम की बर्फियां कितना है, 130। बादाम की बर्फियां कितना, 130 है। तो कह रहा है वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहती, जैसे बादाम की बर्फियां हैं तो वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या समान रहना चाहिए, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। कितना, न्यूनतम स्थान, कितना, न्यूनतम स्थान घेरे, किसमें, परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो बहुत कुछ नहीं है, जब न्यूनतम की बात कर दिया जाए इस तरह के सवाल में क्वेश्चन, तो उसका एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभी बता भी दिए हैं एचसीएफ कैसे। अब यहाँ पर देखो 420 है, 130 है, इसमें बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, इधर घुमा दे, ये वाला बड़ा है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको भाग करना है। ठीक, तो भाग करना है, 130 से भाग करेंगे 420 में। ठीक, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, इसमें कहा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके लिखना है, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम लिखेंगे। तो 420 में 130 से भाग करते हैं, मतलब एचसीएफ निकालेंगे, तो जितना आएगा वही उतना ही स्थान घेरेगा। अर्थात यहाँ 130 से भाग करते हैं तो कितना बार जाएगा, तो भाग करते हैं 4 3 12, 4 एकम 4, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या लिखते, 3 बार लेते हैं, 3 शून्य 0, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 हो गया 390। तो भाग यहाँ घटाएंगे तो 0, 12 में से 9 जा 3 हो गया 3। यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथम कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना जानते हो कि हम इसको लिख सकते हैं C बराबर क्या लिखते हैं, DQ+R, और 0 से बड़ा बराबर R का मान, लेकिन इससे D से हमेशा छोटा। ए लिखो चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई कंफ्यूज मत ना कि ये भी लिखना जरूरी है, नहीं लिखना चाहते मत लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे 420 बराबर 130, फिर गुणे कितना बार भाग गया, 3 बार, प्लस इस पर कितना है 30। अभी R का मान 0 नहीं है, सेम वही क्रिया होगा।
ठीक। अब फिर भाग करते हैं 30 से 130 में। ठीक, तो हम जानते हैं कि 30 या 90 होता है, 30 चौक को 120 होगा। कितना होगा? 30 चौक को 120 तो होगा 120। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, अभी देखो तुम्हारा नहीं कटा, नहीं कटा, फिर लिखो 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10। अभी r का मान 0 नहीं है। ठीक, अब फिर भाग का निशान लगाओ, इसको फिर 30 में भाग करो तो 10 से 30 में 3 बार में कट जाएगा, 10 3 30 होगा 0। ठीक, तब देखो हो गया तुम्हारा 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस कितना हो जाएगा 0। अब r का मान कितना हो गया 0, अर्थात जो HCF तुम्हारा निकला है, HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, अरे किसका किसका HCF है लिखना चाहते हो लिख सकते हो। 420 30 का HCF कितना हो गया 10 आ गया आंसर। ठीक, लास्ट में जिससे भाग दिया जाता वही होता आंसर, लास्ट में इससे भाग किया गया है, लास्ट में यही आया तो इसी यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, अर्थात वहां पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन का तथा ये ढेरियां बर्फी को परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो लिखेंगे 10 बर्फियां। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो 10 बर्फी, 10 बर्फियां प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्नावली से रिलेटेड सब एग्जाम्पल और थ्योरी बता दिए। अब इसमें समझ नहीं आएगा तो हमको बताना, कमेंट तो कर सकते हो, बता भी सकते हो कि हमको नहीं समझ में आया, हम बताने के फिर से प्रयास करेंगे, फिर से वीडियो बना देंगे, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, तो सब्सक्राइब और लाइक करने का प्रयास करना। शायद अगर समझ में आ रहा तो करिएगा, नहीं समझ में आया तो हमसे कमेंट किया, हम फिर से बताएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने का, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम बताएंगे। ओके, तो ये क्लास यहीं पर रोकते हैं, अगले दिन अगला वीडियो चलेगा तुम्हारा प्रश्नावली जो तुम्हारा 1.1 है, अगले दिन सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, दैट्स ऑल।